हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड सीए फाउंडेशन के जून एज वेल एज दिसंबर एंड ऑल अदर फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए मैंने डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की है। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस हु आर हियर आई वांट टू टेल यू कि दिस इज द डे 3 एंड एवरी डे वी आर सॉल्विंग 4 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 होते हैं थ्योरी क्वेश्चंस एंड 2 आर केस स्टडी बेस्ड। आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चंस लाइव विद यू। आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस। सर मेरा सिलेबस हुआ नहीं है, नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज, जस्ट कम हियर, सी द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन द कांसेप्ट एंड देन वी विल गो इनटू इट्स राइटिंग। इसमें क्वेश्चंस कवर होंगे, इसमें कांसेप्ट्स कवर होंगे, इसमें प्रेजेंटेशन कवर होंगे। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं विद केस स्टडीज फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बोथ द क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे सामने, इट्स अ केस स्टडी दैट इज रामास्वामी प्रपोज टू सेल। अभी बड़ा क्वेश्चन है ना सर, हमेशा फर्स्ट रीड द लास्ट लाइन। व्हाट इज द लास्ट लाइन? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ दो सिचुएशंस दिए। ओके, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए सर एक्सेप्टेंस रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। सर ये क्या पूछ रहा है, देखते फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। रामास्वामी प्रपोज टू सेल हिज हाउस टू रामनाथन। ठीक है, रामनाथन सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, तो ये अपने लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई सर। नेक्स्ट डे रामनाथन सेंड्स अ टेलीग्राम, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन ही सेंड्स अ टेलीग्राम विथड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। अब बताइए दो केसेस में इसको क्या होगा, मतलब क्या हो पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट, द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बाय रामास्वामी बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या पूछ रहा है सर, ये क्या पूछ रहा है ये, दैट द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड द रामास्वामी बिफोर द लेटर। तो मैं अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, पहले समझ लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं सर। तो ए में भी बोल रहा है सर रामास्वामी करके और रामनाथन करके दो लोग हैं। रामास्वामी ऑफर दे रहा है, रामनाथन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ठीक है, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन अभी रामास्वामी को क्या पता इसने जो एक्सेप्टेंस दिया ना सर, ये एक्सेप्टेंस ये रिवोक कर रहा है। अभी बात चल रही है कि ये जो टेलीग्राम है रिवोकेशन का जो इसने भेजा है, ये इसको मिलता है बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब इसको अगर हम केस स्टडी के थ्रू समझे तो देखिए ऐसा होगा, अगर ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है सर, तो इस केस में हो क्या रहा है बताएं। इसने भेजा था इसको ऑफर और इसने इसको भेजा था एक्सेप्टेंस। अब हुआ क्या, ये बंदे को लग रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए, तो इसने रिवोकेशन का लेटर भेजा सर। और ये बोल रहा है कि इसको रिवोकेशन का लेटर पहले मिल गया और फिर एक्सेप्टेंस का लेटर मिला। तो कहीं ना कहीं दे आर बेसिकली ट्राइंग टू आस्क अस, एक तरीके से पूछना चाहते हैं सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट हो। सेकंड केस ये पूछता है टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एज वेल एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ मिलते हैं। मतलब ये ऐसा वन और टू नहीं होता सर, ये भी एक ही टाइम पे मिलता है, ये भी एक टाइम पे मिलता है। तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट में जाते हैं सर, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कॉन्सेप्ट कहती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि मान लीजिए एक ऑफरर है और एक एक्सेप्टर है। ठीक है, ये ऑफरर जब अपना ऑफर भेजता है ना सर किसी को, ठीक है, तो इसकी तो बात यहाँ पे अपने को करनी नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस। तो ऑफर भेजेगा तो ये क्या करेगा पता है, ये एक्सेप्टर इसको एक्सेप्टेंस भेजेगा। अब ये एक्सेप्टेंस का सर कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये कब कंप्लीट होगा है, तो इसके दो सिचुएशंस होते हैं सर, दो सिनेरियोस, दो तरीके होते हैं सर। सबसे पहले ये इसके लिए, ये ऑफरर के लिए यानी ये प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होगा सर, और ये एक्सेप्टर के लिए जो एक्सेप्ट कर रहा है ना सर, ये एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगा। तो ये अपोजिट चलता है। ये ए जो बंदा है ना सर, ये ए वाला बंदा, ये अपने लेटर को पोस्ट में डालेगा। कहाँ पे डालेगा सर, पोस्ट में डालेगा। जिस मोमेंट ये पोस्ट में डालता है तो इसके हाथ से ये चीज निकल जाती है, अब ये इसको विड्रॉ नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस। तो उस मोमेंट पे ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है फॉर दिस मैन प्रपोजर। क्या बात कर रहे हो, यस ये उल्टा चलता है सर। प्रपोजर के लिए कंप्लीट होता है व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट के लिए लगाना। लेकिन जब ये पोस्ट का लेटर सर इसको जब रीच होता है ना सर, ये प्रपोजर को जब रीच होता है, जब मिल जाता है, तो इस मोमेंट पे ये कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द एक्सेप्टर। तो ये क्रॉस चलता है सर, ऐसे चलता है। जिस मोमेंट पे ये बंदे ने एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट किया, इसके लिए कंप्लीट हो गया, और जिस जिस मोमेंट पे इसको रीच हो गया वो इसके लिए कंप्लीट। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई, तो पहली केस में डील कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी चीज सर, रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, तो रिवोकेशन के लिए कहा जाता है, मान लीजिए ये ए बंदा है, ये बी बंदा है। ए अपना रिवोकेशन का लेटर डाल रहा है कि मैं मेरा एक्सेप्टेंस है, मैं मेरी कोई भी चीज रिवोक कर रहा हूँ ऑफर वगैरह। तो बेसिकली रिवोकेशन जो होता है ना सर, कैसे कंप्लीट होता है, ये बंदे ने जिस मोमेंट पे ये लेटर पोस्ट किया ना, इसके लिए ये कंप्लीट हो गया, इसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। और जिस मोमेंट पे ये इसको रीच होता है, इसको समझता है, उस मोमेंट पे इसके लिए कंप्लीट हो गया। एकदम सिंपल रूल है सर रिवोकेशन की। हमारी केस में उल्टा चलता है। हमारी जो केस है, या उल्टा इन द सेंस, हमारी केस में हो क्या रहा है देखिए, हमारी केस में ये ए जो है ना, ये ए, ये एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है। तो रिवोकेशन इसके लिए कब कंप्लीट होगा सर, जब इसने पोस्ट में डाल दिया। और सर इसके लिए कब कंप्लीट होगा, जब इसको ये रीच हो गया, जब इसको ये मिला। तो इस आसानी के साथ हम इस केस स्टडी को डील करना शुरू करेंगे। कैसे लिखना है अभी हम देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा सर फैक्ट्स ऑफ द केस,
और मैं पेपर में इसको ऐसा बॉक्स करूंगा और मैं फैक्ट्स में बहुत आसानी से सिर्फ एक ही लाइन में लिखना चाहूंगा, एक ही पॉइंट में मैं इसको लिखूंगा। मैं लिखूंगा रामास्वामी प्रपोज्ड रामानंद। क्या बेच रहा है भाई ये बेच रहा है हाउस, ओके, टू सेल हिज हाउस एंड रामानंद sent his acceptance by post, but later, बाद में इसने क्या किया, but later revoked it by sending टेलीग्राम। क्या बेचा भाई, टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन। टेलीग्राम ऐसा समझिए मोबाइल पे एसएमएस की तरह आ जाता है, और पोस्ट ऐसा समझिए जो अपने लेटर होता है, ठीक है। तो सर ये मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी दूसरी चीज, एप्लीकेबल प्रोविजंस। एप्लीकेबल प्रोविजंस, एप्लीकेबल प्रोविजंस में मैं लिखूंगा एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ना मुझे साल याद रहता है, ना मुझे सेक्शन नंबर याद रहता है, मुझे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जो पास होने वाला है सर, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा रैंक भी आ जाएगा सेक्शन, ऐसा लिखोगे तो भी रैंक आ जाता है, डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा लिखते हो, अच्छा इन द सेंस कितना कंटेंट आपका सही है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दो चीजें पूछिए ना सर, आपने देखा क्वेश्चन रीड करते हो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, रेवोकेशन के बारे में पूछा, एक्सेप्टेंस के बारे में पूछा, दोनों के बारे में लिखूंगा मैं। द, मान लीजिए मेरा वर्ड गलत हो गया, मैंने कुछ ऐसा ऐसा लिख दिया, अरे बाप रे, पूरा काटना है नहीं, एक लाइन से, द प्रोविजंस relating to communication of acceptance are as follows। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसको अंडरलाइन कर दूंगा मैं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट, दो लोगों की तरफ था सर ये। सबसे पहले था प्रपोजर, प्रपोजर के लिए कब हो रहा था मुझे याद आ रहा है सर, प्रपोजर के लिए अल्टरनेट पार्टी, सामने वाली पार्टी जब लेटर डालती है, दैट इज व्हेन द, सामने वाली पार्टी है तो आप इसको एक्सेप्टर कहिए, व्हेन द एक्सेप्टर पोस्ट्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बात करते हैं सर, बिल्कुल अंडरलाइन कर दूंगा, पोस्ट्स हिज लेटर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कब कंप्लीट होता है सर, अल्टरनेट पार्टी, यानी व्हेन इट रीचेस द प्रपोजर, व्हेन द लेटर ऑब्लिक पोस्ट रीचेस द प्रपोजर, रीचेस को अंडरलाइन कर दूंगा। सर यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा, अरे अपने ऊपर है, मैं अपने मन से चलता हूँ, मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको कैपिटल में लिख दिया। सेकेंड केस हम लिखेंगे, ये तो फर्स्ट केस हो गई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, अच्छे से करता हूँ, ठीक है। पेन से ही करने वाला हूँ मैं, पेंसिल से नहीं करूंगा। फिर लिखना है सेकेंड, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट, सबसे पहला कौन था वो जो रिवोकेशन करेगा, बराबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेकर ऑफ रिवोकेशन। जब वो रिवोकेशन करेगा, जो करने वाला है, जो भी एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा है, तो इस केस में व्हेन ही अगेन पोस्ट्स द लेटर ऑफ रिवोकेशन एंड, दूसरा आ जाता है, स्टार दे देता हूँ, ऐसा कुछ भी चलता है, प्रेजेंटेशन में सब चलता है, आप रैंकर से कॉपी देख लेना। नहीं, इधर ऐसा लिखेंगे हम, द पर्सन टू whom इट इज मेड, जिसको ये रिवोकेशन किया जाएगा, इसके लिए कब कंप्लीट होगा, व्हेन द लेटर
रीचेस हिम। सर ये आपने पहले ऐसा पूरा लाइन में लिखा, बाद में सर सी प्रेजेंटेशन सब तरीके से चलता है, इट शुड बी सच के देखने वाले को लगे वाह भाई वाह सब आता है इसको। तो मैंने सारी प्रोविजंस लिख दी सर, अभी सिर्फ मुझे कंक्लूजन पे जाना है, मैं कंक्लूजन पे चलता हूँ। सर कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी है बिल्कुल भाई, बिना कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलते। कंक्लूजन में क्वेश्चन की दो पार्ट थे, तो सबसे पहला वाला पार्ट के बारे में मैं बात करूंगा। पहले वाले पार्ट में लिखा था, आप क्वेश्चन देख लेना, पहले वाले पार्ट में लिखा था, चलो देख ही लेते हैं क्या लिखा था। दैट रिवोकेशन का टेलीग्राम जैसे कि एसएमएस होता है एक तरीके से, एंड ये कब मिला उसको, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं, उसके पहले रिवोकेशन मिल गया। आप समझ रहे हो क्या रहा है, ये एक्स बंदा है, ये एक बंदा है, ये एक्सेप्टेंस का लेटर जब इसने पोस्ट किया ना, तो इसके लिए क्या हो गया पता है, ये हो गया कंप्लीट, समझ रहे हो। लेकिन ये बंदा अपना एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इसके लिए कब कंप्लीट होगा सर, जब ये इसको क्या होगा, रीच होगा, जब मिलेगा। लेकिन ये रीच होने से पहले ही, ये रीच होने से पहले ही इसी बंदे का रिवोकेशन का लेटर इसको रीच हो जाएगा, रीच हो जाता है। और हमने देखा इसके लिए एक्सेप्टेंस तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक रीच नहीं हुआ है, उसके पहले रिवोकेशन इसको मिल गया, और रिवोकेशन जिस मिनट पे इसने डाल दिया इसके लिए कंप्लीट हो गया था, और इसको मिल गया तो इसके लिए भी कंप्लीट हो गया। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन रिवोकेशन कंप्लीट हो गया, इस केस में रिवोक्ड मान लेंगे। कितना आसान है देखिए। सेकंड केस आप देखिए, सेकंड केस को आप एनालाइज करोगे तो लिखता है टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन साथ ही साथ एक्सेप्टेंस एक साथ मिल गए। अगर आपको एसएमएस आता है, लेटर आता है, बाय डिफॉल्ट आप एसएमएस पहले खोलोगे, ऐसा ये मानता है। तो इस केस में एसएमएस में लिख के आया है रिवोकेशन, लेटर में लिख के आया है एक्सेप्टेंस, दोनों एक साथ मिले, मान लीजिए दो पार्टी से, ठीक है। इसके लिए एक्सेप्टेंस जो है ना, जब इसको क्या इसने पोस्ट किया तो इसके लिए कंप्लीट हो गया, जब इसको ये मिलेगा तब इसके लिए कंप्लीट हो जाएगा। अभी रिवोकेशन है, वो जब इसको मिलेगा तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, दोनों साथ में मिल गए ना सर, तो जो पहले खोला जाएगा उसका नॉलेज पहले होगा। बाय डिफॉल्ट पहले आप रिवोकेशन खोलोगे सर, क्यों, टेलीग्राम से आया है, लेटर बाद में खोलोगे, तो रिवोकेशन पहले हो गया, रिवोकेशन का कंप्लीट पहले, कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस का तो हुआ ही नहीं, तो इस केस में भी वो रिवोक्ड ही रहेगा। देखते हैं इसका कंक्लूजन कैसे लिखें। तो केस ए में लिखना है, सिंस द लेटर ऑफ रिवोकेशन, शायद यार टेलीग्राम था तो यहाँ पे टेलीग्राम लिखती, सिंस द telegram of revocation reached the proposer first, the communication of revocation got completed. Thus, this acceptance stands revoked and therefore no contract exists. इसको ऐसे बॉक्स करना है सर, इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना है। सेकेंड केस, if both the telegram and later reaches same reaches at same time, it would depend upon which thing he reads first। तो इसमें दो केसेस बनेंगी, if he reads telegram of revocation first, then no contract exists। सेकेंड यहाँ पे लिखना है टेलीग्राम, फर्स्ट को अंडरलाइन कर लेना। सेकेंड, इफ ही रीड्स लेटर ऑफ acceptance first, then we'll simply write then the contract is concluded, letter first, that's it। so this happens to be a conclusion। पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे सर आपको, फुल मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सेकंड केस स्टडी है, वापस पढ़ेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है, सो वी विल गो टू द लास्ट लाइन फर्स्ट। लास्ट लाइन क्या कहता है, यहाँ से शुरू करते हैं सर। In an action against her by Mr. Sawant, she contended that since Mr. Sawant had not furnished any consideration, क्या consideration की बात कर रहा है सर, he has no right of action, मतलब
जो कंसिडरेशन देता नहीं क्या वो केस कर सकता है, ऐसा ये पूछना चाहता है। एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वेदर कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज वैलिड। चलो फिर अभी शुरू करते क्वेश्चन पढ़ना। मिस्टर बलवंत एक ओल्ड मैन है, बाय रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट दिया इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए, ग्रांटेड सडन लैंडेड प्रॉपर्टी टू मिस रीमा हिज डॉटर। बाय द टर्म्स इट वाज स्टिपुलेटेड दैट एन्युटी, एन्युटी मतलब हर साल 20,000 रुपए शुड बी पेड एवरी ईयर टू मिस्टर सावंत। अच्छा, बलवंत बोल रहा है सावंत को पे करना, रीमा सावंत को पे करना। मिस्टर सावंत कौन है? हु वाज द ब्रदर ऑफ मिस्टर बलवंत। On the same day, Miss Rima made a promise to Mr. Sawant. अब रीमा ने मिस्टर सावंत को प्रॉमिस किया। हाँ, सावंत ये तो कौन है? बलवंत का भाई है, पर इसने कुछ दिया नहीं है रीमा को। एंड एग्जीक्यूटेड अ डीड इन हिज फेवर दैट ओके आई विल पे यू 20,000 ईयरली। Now Miss Rima failed to pay. In an action against her, Mr. Sawant went to the court. He contended that since Mr. Sawant had not furnished any consideration, मतलब ये वाले ट्रांजेक्शन में सावंत ने थोड़ी ना कुछ दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया था, तो why I should pay him the money? He cannot file a case. ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सर, इसी कॉन्सेप्ट में चलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है दैट अगर दो लोग पार्टी है ए और बी और इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, तो इसमें कुछ भी लड़ाई झगड़े मारामारी मर्डर किडनैप कुछ भी हो जाए सर, नो एल्स पार्टी सी डी ई कोई भी इस केस में इनके ऊपर इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। दैट आई मीन टू से कि मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया था, वो पूरा नहीं किया, बी ने किया वो ए ने पूरा नहीं किया, जो भी रहेगा, तो उस केस में ओनली ए एंड बी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये थर्ड पार्टी सी डी ई नहीं जा सकते। लेकिन अगर बी बोल रहा है ए को, ये होता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहा जाता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज किसी कॉन्ट्रैक्ट को कोई थर्ड पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं इसमें आ नहीं सकता। लेकिन एक चीज होती है कंसिडरेशन। मान लीजिए ए ने इसको कार दी है और बी इसको देने वाला है ₹10,000। बी ने क्या बोला पता है? सी को बोला ए सी तू दे देना इसको 10,000 रुपए। अब सी नहीं देगा ना सर, तो ये देखो सी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर सी पैसे नहीं पे करेगा तो ए इसके ऊपर केस दाखिल कर सकता है। और अब सी बोलेगा ए ने मुझे थोड़ी कुछ दिया कि मैं इसको 10,000 रुपए दूं, तो उस केस में कोर्ट ने बोला कि कंसिडरेशन जो होता है ना, कंसिडरेशन इट कैन फ्लो इट कैन फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी, मतलब वो बी से आ सकता है, और एनी अदर पर्सन, तो किसी और से भी आ सकता है सर। दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ऐसी कोई चीज होती नहीं। साथ ही साथ याद रखना है, जैसे एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट को एक स्ट्रेंजर मतलब ये सी डी कुछ नहीं कर सकते, वैसे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। हमारे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलो फटाक से फैक्ट्स लिख लेते हैं सर। फैक्ट्स कितने लिखने हैं सर? कितने बहुत लंबे लंबे लिखने नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में कवर अप करना है सर। कैसे लिखेंगे? चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे इतना समझ गया है कि क्या फैक्ट्स है। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, मिस्टर बलवंत गिफ्टेड अ लैंड टू मिस रीमा एंड टोल्ड हर, सर ये टोल्ड हर वगैरह लैंग्वेज चलेगी? बिल्कुल चलेगी। टोल्ड हर टू पे ₹20,000 टू मिस्टर सावंत, बट मिस रीमा failed to pay so। बस दैट्स इट सर, इतना ही। यस यस यस। फिर आगे चलेंगे हम एप्लीकेबल प्रोविजंस में। हम यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेबल प्रोविजंस। मैं इसके अंदर अभी लिखता हूँ एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। फिर मैं इसके नीचे लिखता हूँ इट स्टेट्स दैट ड्यू टू, यहाँ पे लिख दो आप, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी cannot interfere, but as far as consideration is concerned, it can flow from promisee as well as थर्ड पार्टी। बस सर, ये अपने प्रोविजंस एप्लीकेबल सर, इतना ही है, इतना ही एप्लीकेबल प्रोविजंस है सर, इसमें कुछ भी नहीं है। सीधा चलेंगे कंक्लूजन को लिखेंगे।
in the given case, though there was no flow of consideration from Mr. Sawan to Miss Rima, Mr. Sawant is a third party for the contract of gift between Mr. Balwant and Miss Rima. Therefore, Miss Rima's contention is not valid and he has to pay the amount to Mr. Sawant has to pay. That's it. बन गया आपका आंसर यहाँ पे फुल ऑन फुल मार्क्स, फुल ऑन फुल मार्क्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अपने को. नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सर ये क्या होता है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं. सर अगर आप कोई फूड की डिश बना रहे हो ना, अच्छी कुकिंग कर रहे हो, अगर उसमें आपने स्पाइसेस नहीं डाले, अगर उसमें आपने सॉल्ट नहीं डाला ना, वो डिश नहीं रहती. सेम वे अगर कोई अग्रीमेंट है सर, अग्रीमेंट कैसे बनती है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. इसके अंदर कुछ सॉल्ट स्पाइसेस नहीं है, यानी कोई एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है ना सर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. तो ऐसे ही कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स अगर मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड. सर वॉइड यानी क्या? वॉइड यानी जिस दिन वो चीज बनी ना, उस दिन से ही वो चीज खराब थी. आप कोर्ट में जाओगे तो जज आपको बोलेगा बाय बाय, मैं कुछ नहीं कर सकता इस केस में. क्यों? क्योंकि ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. सर ऐसा कब होता है? जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो मिसिंग है. जैसे कि मान लीजिए आपने किसी इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करी, फर्स्ट डे से वो वॉइड है सर. आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट डे से वॉइड है सर. जाके चेक कर लीजिए एसेंशियल एलिमेंट्स अगर मिसिंग है तो वॉइड है सर. लेकिन मैं आपको बोलता हूँ वॉइडेबल क्या होता है. देखिए वॉइडेबल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस दिन पे मैंने एंटर किया, ये 1 अप्रैल 24 को मैंने एंटर किया मान लीजिए, ठीक है. जिस दिन मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ना सर, उस दिन पे मैंने जोर जबरदस्ती से यस कहलवाया था सामने, मतलब मेरी लैंड बेच में, तेरी लैंड मेरे को बेच, जबरदस्ती उससे हाँ का. अब 10 15 20 दिन हो गए, 20 डेज हो गए, वो सामने वाली पार्टी अभी भी सोच में यार क्या हो गया मेरे साथ. एक काम करता हूँ कोर्ट में जाता हूँ. तो इस दिन पे ना उसके पास दो ऑप्शन होती है, या तो कोर्ट में चला जाए और बोले इसने मेरे को जबरदस्ती लैंड बेचने को बोला, कोर्ट बोलेगा भाई 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 वॉइड ही एग्रीमेंट, तूने जबरदस्ती उसको बोला, उसकी लैंड को लौटा दे, तेरे पैसे वापस ले ले. लेकिन मान लो इस दिन पे उसको समझता है अरे यार जमीन तो 10 करोड़ की थी, इसने तो 11 करोड़ में खरीदी है, इतना भाव तो बाकी मिलेगा भी नहीं, छोड़ ना काय को जाने का, तो वो कुछ भी नहीं करेगा. दैट इज ही टेक्स नो एक्शन. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड. तो किसके पास ऑप्शन था? किसी एक ही पार्टी के पास ऑप्शन था, या तो इसको वॉइड ट्रीट करे या वैलिड ट्रीट करे. दूसरे पार्टी के पास नहीं था. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन टोटलिटी बोला जाता है सर वॉइडेबल. अगर वो पार्टी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो वो वॉइड करार कर देगा, नहीं करेगा तो वैलिड रह जाएगा. इतना इजी है. तो देखेंगे इसमें हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसके आंसर में. तो जब डिफरेंशिएट बिटवीन आएगा ना सर, यू नीड टू मेक द टेबल लाइक दिस. एक टेबल बनाना है सर अपने को, एक टेबल बनाना है ऐसा सर अपने को. ओके और इसके बीच में ना ऐसे लाइंस ड्रॉ करके ना आपने को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले बेसिस. सर ये बेसिस लिखना इंपॉर्टेंट है? यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अपने लिखना है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अपने लिखना है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना वही यहाँ पे लिखा है. देखिए मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. सर ये क्या बोलना चाहता है कोई? तो ये बता देता हूँ मैं क्या है सर. ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने इस दिन बनाया ना, इस दिन बनाया, इस दिन पे इस पे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं थे सर, तो इस दिन पे ये क्या नहीं था? एनफोर्सेबल नहीं था. जिस दिन जिस मोमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी चली जाती है वो बन जाएगा वॉइड. और अच्छे से बताओ, अगर ये वॉइडेबल होता तो यहाँ से यहाँ तक वो वैलिड था, यहाँ पे ऑप्शन था इसको वॉइड करार कराने का. अगर इस दिन पे जाके वो इसको वॉइड करार करा देता है तो ये अग्रीमेंट इस दिन पे जाके बन जाएगी वॉइड अग्रीमेंट. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सीजेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल लॉ व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. इस मोमेंट पे वो उसकी एनफोर्सेबिलिटी लूज कर देगा. यही मैं इतना बोलना चाहता हूँ. फिर नेक्स्ट सर वॉइडेबल के लिए बताइए सर. An agreement which is enforceable at the option of one or more of the parties but not at the option of the others. समझ रहे हो सर? अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जज बोलेगा बाय बाय,
ये क्या होता है, इट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। सर अग्रीड मतलब जिसको हार्म हुआ है, जिसका जबरदस्ती हाँ बोल के लिया, आपको सिर्फ लिखना है इट इज एनफोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं सर, मे बी लॉ में चेंजेस हो गए, कोई चीज इलीगल हो गई, तो सिर्फ इतना लिखना है चेंजेस इन लॉ, आगे का आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट, हाँ जी हाँ, किसी का हाँ फ्री नहीं था, अपने दिमाग में बंदूक रख के लिख के लिया। परफॉर्मेंस, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी परफॉर्म, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, इट कैन नॉट बी परफॉर्म, मतलब डिपेंडिंग अपॉन वन पार्टी, इतना नहीं लिखना है। तो दैट्स इट, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाए। चलते अगले पार्ट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है सर ये, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। काफी डिटेल में बता देता हूँ, मेरे नोट्स में से लिया हुआ चीज है सर ये, देखिए जनरली जब भी कंसिडरेशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है सर। क्या एक्सेप्शन है सर, देखिए अगर आप प्रेम में हो, अगर आप प्रेम में हो, या आप अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हो, या जो बीत चुका, जो कट चुका उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो, अगर आप किसी के एजेंट बनना चाहते हो, किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, किसी ने क्राइम किया उसकी बेल लेना चाहते हो, या चैरिटी करना चाहते हो, उस केस में नो कंसिडरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जो मैंने बोला वो सिर्फ याद करने के लिए सर, यहाँ पे उसका रेलेवेंस एक्चुअल में नहीं है। तो सबसे पहले आपको लिखना इन द फॉलोइंग केसेस even if there is no consideration the contract still exists। सर कौन सा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर दो पार्टीज के बीच में, if two parties have natural love and affection and they are in near relationship and if the agreement is in writing, अगर writing में आप लोग ये चीज कर रहे हो and साथ ही साथ it is registered under the law, that is love है, love and affection है, रिलेशनशिप है सर, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, LRWR है अगर आपका, तो इन दैट केस इट इज अलाउड। एग्जांपल ये तो छोड़ दीजिए। सेकंड केस हो जाता है सर कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री, अपने मन से किसी की जान बचाई थी और अभी आप बोल रहे हो कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, अरे अभी तू 10,000 दे रहा है लेकिन अभी मैं तेरे लिए कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन पहले किया था ना सर, तो वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए रहेगा तो अलाउड है। तो इतना लिखना है, नहीं सिर्फ इतना लिखना है, somebody has given some voluntary services, it should be given to the promiser। जिस दिन दिया था तब भी वो जिंदा था, जब पैसे दे रहा है तब भी वो जिंदा है, that is the promiser must be in existence at the time when services were rendered and the promiser must have intended to compensate। वो सोच रहा है, उसने मान लिया है कि मैं तुझे पैसे दूंगा, अब जबरदस्ती नहीं मांग सकते। इन दैट केस आल्सो विदाउट कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। सर इतना लैंग्वेज लिखना है, सिर्फ आप वर्ड वर्ड भी लिख दोगे ना, द पार्टी शुड हैव दैट इज लव, द पार्टी शुड बी नियर रिलेशनशिप, द कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ, तो भी बात बन जाएगी सर। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड, जो बीत चुका उसको क्यों फोर्स कर रहे हो सर, टाइम बार्ड मतलब इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट है जो कहता है कि अगर आपको कोई बंदा इस दिन से इस दिन आपने उसको पैसा दिया और आपको समझा यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है वो, तो इस दिन आपको पैसा चाहिए ना, तो मिनिमम 3 साल के अंदर उससे पैसा ले लो, कुछ भी करके, नहीं तो केस फाइल कर दो। और 3 साल नहीं किया तो सर आपने बोला चलो जाने दो जाने दो, तो इसके बाद फिर आपको पैसा दे नहीं दिया, आप केस नहीं फाइल कर सकते, इट्स कॉल्ड एज डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। तो देखिए मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि अ प्रॉमिस इन राइटिंग इज साइंड बाय द पर्सन, आगे का छोड़ दीजिए, टू पे अ डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन इवन इन दैट केस इट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। यानी मान लीजिए ये यहाँ पे इस मोमेंट पे आके मुझे बोलता है सर मैं अभी आपके पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन अभी कहाँ सर्विसेज दे रहा हूँ मैं, कुछ सर्विसेज तो देके कब की हो चुकी है, अभी तो आप पैसा दे रहे हो, तो इन दैट केस इवन विदाउट कंसिडरेशन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, दैट इज डेट बार्ड बाय। जो एंड तक रुकेगा ना इसके, मैं इस क्वेश्चन के लिए उसको एक शॉर्टकट देने वाला हूँ, टू लर्न, ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए, अपने को इससे फर्क नहीं पड़ता। देन एजेंसी, आप किसी के एजेंट बन जाते हो तो एजेंट के लिए थोड़ी कंसिडरेशन होता है सर, वो तो जब आप सेल करोगे तब कुछ मिलेगा, तो इवन इट इज वैलिड। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, कंप्लीटेड गिफ्ट्स यानी क्या, बेसिकली मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ मैं गिफ्ट तुझे दे रहा हूँ, गिफ्ट देके हो चुका है, गिफ्ट देके हो चुका है, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज कंप्लीटेड गिफ्ट। आगे चलेंगे सर, बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है, ये एक यूनिट है, उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली बेलमेंट सिर्फ इतना होता है कि एक ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है, इन दोनों के बीच में डीलिंग चल रही है गुड्स सेल की, ठीक है, बी छोड़ दीजिए, मान लीजिए ए का एक वेयर हाउस है, दुकान है, अब सी के गुड्स है ना उसने यहाँ पे रखे हुए, तो ये ए क्या करेगा, सी को ना कीज दे देगा अपने वेयर हाउस की, कोई रख तो तेरे पास जब तक तेरे गुड्स है, जिस दिन तेरे गुड्स तू लेके जाएगा मुझे कीज वापस दे। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ए को थोड़ी कुछ मिल रहा है सर, तो फिजिकल पोजीशन में आप कुछ चीज दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो देखिए डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, द डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट पोस्ट अकम्प्लिशमेंट द गुड्स विल बी द रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब तेरा काम हो जाएगा तो चाबी मुझे वापस दे देना, एंड इन दैट केस नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सर नहीं समझे इसको आसानी में कैसे लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखना है, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्संस for the purpose of giving physical possession and after the contract is concluded, after the purpose is sorted, you have to return the goods or dispose them of, in that case no consideration is required, that's it sir। एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं। लास्ट है चैरिटी, आपने किसी को बोला मैं 10,000 रुपए दान में दे दूंगा, कंपलसरी दूंगा, तो जो तेरे को खर्चा करना है चैरिटी में तू करना, तो तेरे मंदिर में ये बनवा ले, तो इन दैट केस उसने अगर काम शुरू कर दिया, अपने पैसे देने को नहीं बोला ना, तो आपके ऊपर केस हो सकती है सर, लेकिन उसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोल रहे हो। तो अभी हम आएंगे इसके शॉर्टकट पे।
तो इसको शॉर्टकट क्या है सर याद करने एकदम आसानी से देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ एक कैब है मेरे पास, लोगों की एलपीजी पे चलती है, मेरी चलेगी एलपीजी पे। प्लीज इसमें चले जाना सर, एलपीजी पे थोड़ी चलती है प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट है सर, कैब है मेरी जो एलवीजी पे चलती है। विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा सर, जब मेरी कैब एलवीजी पे चलेगी सर। कैब देखो चैरिटी है, एजेंसी है, वेलमेंट है, लव एंड अफेक्शन है, वॉलंटरी सर्विसेज है, एंड दिस जी बेसिकली मींस व्हाट, गिफ्ट कंप्लीटेड। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिस।